बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है वो क्लास 9th फिजिक्स न्यू बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 है। आज हम लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। इससे पीछे चैप्टर हमारा फिनिश हो गया था, तो आज हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेज नंबर 76 है, आपकी बुक का पेज नंबर 76। तो इस पर है जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला एमसीक्यूज है, मैं सिर्फ आंसर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, बाकी एक्सप्लेन भी करता हूं। व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, दिस इज ड्यू टू। अगर हम किक मारते हैं तो हमारा पाँव जो है वो जख्मी हो जाता है, तो ये किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, मोमेंटम की वजह से, या फिर रिएक्शन? तो डेफिनेटली रिएक्शन की वजह से। तो यहाँ हम देखेंगे जो ए पार्ट है 3.1 है, उसका जो आंसर है हमारे पास वो क्या है? डी। उसके बाद हम देखते हैं 3.2। 3.2 में है एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अनटिल। कब तक वो अपनी जो मोशन है वो कंटिन्यू रखेगा? कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कब तक मूव करेगा? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगन्स टू डिक्रीज। फिर है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। थर्ड है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगन्स टू इंक्रीज। जब तक उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इंक्रीज करती है, ठीक है जी, मतलब जब तक वो इंक्रीज करेगी तब तक वो एक्सेलरेशन में रहेगा, जैसी डिक्रीज होगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि सी पार्ट जो है 3.2 का सी आंसर होगा। 3.3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स वो होती है जो आपको पता है कि जिसमें बॉडी एक दूसरे के साथ टच नहीं करता, तो उसमें फ्रिक्शन है, नो। एयर रेजिस्टेंस, नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यस। तो ये आपका सी है जी, इसका भी आंसर। उसके बाद 3.4 पे आ जाएं। क्वेश्चन है, अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट्स अ सॉलिड wall and bounces back with the same velocity, its momentum p dash after collision will be। जब वो वापस आता है तो इसका मतलब मोमेंटम उसका माइनस होगा तो इक्वली, तो मींस इसमें इसका मोमेंटम जो है वो p डैश माइनस p के इक्वल होगा, जो कि b में आंसर दिया हुआ है इसका, b। 3.5 की तरफ जाते हैं। 3.5 है, a particular mass and moving with the velocity v collides with another particle of the same mass at rest, ठीक है। the velocity of the first particle after collision is। फर्स्ट पार्टिकल की क्या होगी कि भाई वो उसे टकराएगा, जो सेकंड पार्टिकल है वो उसी की वेलोसिटी से मूव करेगा, और वो पहले वाले की वेलोसिटी जो जीरो थी ये इसकी हो जाएगी, मतलब सी पार्ट जो है जीरो वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 3.6, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू। किसके इक्वल होता है लीनियर मोमेंटम का? यकीनन ना तो फर्स्ट लॉ के मोशन आपके, न्यूटन सेकंड लॉ भी नहीं, जो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है वो वैलिड होता है इस पर, यानी सी पार्ट। नंबर 3.7, उसमें एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 किलोग्राम। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप है, मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो कांस्टेंट force then acts 5 seconds on the object and give it a velocity of 2 meter per second in the opposite direction, ठीक हो गया। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखें जी, यहाँ पर आपके पास पहली वेलोसिटी क्या है? वो 10 मीटर पर सेकंड है, यानी वेलोसिटी वी आई आपके पास कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। मैं जरा शॉर्टकट भी कर रहा हूँ, इसको 10 समझ लें। और उसके बाद कांस्टेंट फोर्स तो आपकी तब फाइंड आउट होगी जब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो हमारे पास मैथ दिया गया है, टी जो है वो 5 सेकंड है, यानी टी 5 है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट गिव्स इट वेलोसिटी जो है वो 2, वी एफ कितनी हो जाती है? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो बता रहे हैं साथ के कांस्टेंट फोर्स देन एक्स 5 सेकंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स इट वेलोसिटी ऑफ 2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में ये -2 हो जाएगी, ठीक है जी। तो फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स निकालने के लिए आपको चाहिए, मैथ भी आपको गिवन है यहाँ पर, ये देखिए मैथ आपको गिवन है यहाँ पर कितना? 5 किलोग्राम, 5 है। फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। यकीनन मैथ एफ निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है भाई? आपकी इक्वेशन जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वी एफ कितना है? -2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी। वी आई कितना है? 10 है, तो -10 डिवाइडेड बाई टी कितना है? 5
तो a इक्वल आ जाएगा -12/5। मैं इसको भी ऐसे ही रहने देता हूँ, आपने f निकालना है। f कैसे निकलेगा, f इज इक्वल टू एम ए। m की वैल्यू कितनी है 5 को मल्टीप्लाई करें -12/5 से, 5 से कट जाएगा, यकीनन आंसर आपके पास माइनस। मैंने कोई यूनिट नहीं लगाया क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव में आपने जब सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल, आपने सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उसका ध्यान करना होता है आपने। अगर स्टैंडर्ड यूनिट ना हो वैल्यूज तो फिर कन्वर्ट करें, अदरवाइज डायरेक्ट निकाल सकते हो। -12 आंसर आ रहा है, तो यहां से हमारे पास जो है वो 3.7 का सी पार्ट होगा। उसके बाद आ जाए 3.8 पर। 3.8 में गिवन है अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इन दिस केस इट इज इजी टू डिटरमिन। हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, जब हमारे पास फोर्स है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास टाइम टी है, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी सी पार्ट इसका आंसर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं 3.9 पे। का लुब्रिकेंट यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सर्फेसेस टू डिक्रीज फ्रिक्शन। द लुब्रिकेंट जो है वो क्या काम करता है, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द सर्फेसेस। मतलब जो सर्फेसेस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होगी, उससे वो उसको प्रिवेंट करता है। तो यानी सी वाला इसका आंसर होगा, लुब्रिकेंट ये काम करता है। ये हो गया आपका एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के बाद हम लोग जो है वो इनके आज जो है वो न्यूमेरिकल्स की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड और कंप्रीहेंशंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो भाई न्यूमेरिकल्स जो हैं उसमें देखें आपके हमारे पास क्या है। न्यूमेरिकल्स में हमारे पास 3.1 की तरफ हम लोग आते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल्स, उसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 3.1 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या चीजें गिवन है, अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमें 10 किलोग्राम जो है वो मैस गिवन है, हम लिखेंगे डेटा बनाएंगे। सबसे पहले डेटा यानी मैस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। उसके बाद क्या है, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड। फोर्स हमें गिवन है, हम लिखेंगे जी फोर्स इज इक्वल टू एफ, वो कितनी है 5 न्यूटन। देन हमने आगे देखना है अप्लाई टू द ब्लॉक फाइंड। हमने क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, प्रोड्यूस इन द ब्लॉक एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमने द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। जो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है कब, आफ्टर 5 सेकेंड। यानी हमने यहां से वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। और शुरू में ब्लॉक क्या था, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ था, प्लेस था, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता सकते हैं कि उस वक्त 0 थी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई उस वक्त उसकी 0 थी। हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये दो चीजें देखें जी, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो भाई हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। सोल्यूशन वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो देखें जी हमारे पास एफ जो है वो कितना है 5 न्यूटन है, मैस 10 किलोग्राम है, और ए हमने फाइंड आउट करना है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 10 किलोग्राम से 5 न्यूटन को डिवाइड करेंगे, यानी 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम इज इक्वल टू ए। यहां से ये मतलब देखें 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, सिंपली 0.5 आएगा जी, 0.5। अब ऊपर क्या है न्यूटन, नीचे क्या है किलोग्राम। तो भाई यूनिट को कैसे आप करेंगे मॉडिफाई, न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे फिर किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है एक्सेलरेशन। अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी वीएफ निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन भी रिक्वायर्ड था, इनिशियल वेलोसिटी है टी है, हम लोग निकाल सकते हैं फॉर वीएफ। वीएफ के लिए हम क्या लगाएंगे जी, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने फाइंड आउट क्या करना है वीएफ, इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज
तो हमारे पास वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई कितना है 0 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई टी के साथ करना है। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास जो टी है वो 5 सेकंड है। हमने शायद यहाँ लिखा नहीं है तो चलें लिख लें, अगर कहीं नहीं लिखा हो तो यहाँ लिख लें। टाइम टी जो है वो हमारे पास 5 सेकंड है, इसकी वैल्यू पुट करें यहाँ पर 5 सेकंड। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, पहला पार्ट तो 0 हो गया, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 2.5। 2.5 बाकी मीटर पर सेकंड, ये देखें ये सेकंड और माइनस ये 2 है, ये +1 कट के तो खाली मीटर पर सेकंड हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं उसमें हमें क्या गिवन है जी। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है, उसमें क्या गिवन है 3.2 द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। हमें मैस गिवन है, डेटा आप लिखेंगे यहाँ पर डेटा यानी मैस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द अर्थ, हमने वेट ऑन अर्थ फाइंड आउट करना, वेट ऑन अर्थ यानी हमने W फाइंड आउट करना है, साथ मैंने E लगा दी क्योंकि अर्थ पे फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या है व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून, मून पर भी फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे जी वेट ऑन मून जो है उसको क्या लिखेंगे WM, ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून, यानी मून पर जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो हमें गिवन है GM, वो कितना है जी हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ पर कितना होता है ये आपको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी लिख लें, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ यानी GE 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा किस पर होगा जी, अर्थ पर, ठीक है। उसके बाद देखें कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। देखें जी सॉल्यूशन में हम देखेंगे, सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, वेट ऑन अर्थ। तो वी नो दैट फार्मूला सेम है, सिर्फ आपने क्या करना है अर्थ के लिए फार्मूला लगाना है जी, W इज इक्वल टू mg, वही फार्मूला है लेकिन E साथ लिखना है और mge, ठीक है जी। तो वेट ऑन अर्थ के लिए आपने सिर्फ G के साथ E लगा दिया और वेट के साथ W के साथ E लिख दिया। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो WE किसके इक्वल आ जाएगा, मैस है 80 किलोग्राम मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देती हैं तो आपके पास आंसर क्या होगा 800। नेक्स्ट क्या है इसके साथ जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन कहते हैं इसको। तो आप WE किसके इक्वल आ गया आपका 800 न्यूटन। इसी तरह से आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये तो हमने WE की निकाली, नाउ आप निकाल लें नाउ फॉर WM, आपने मून पर भी वेट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, WM इज इक्वल टू mgm, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखें WM जो है वो आपके पास मैस कितना है 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 80 को आप 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें भाई, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 128। तो 128 आगे देखें किलोग्राम है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों को कंबाइन करें तो क्या बन जाता है न्यूटन, जैसे पीछे मैंने आपको बताया। तो ये आगे WM की वैल्यू, ये था भाई आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.2। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.3। न्यूमेरिकल नंबर है 3.3, उसका डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए जी हमें क्या क्या चीजें गिवन है,
व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है, यहां लिखेंगे फोर्स एफ, ठीक है जी। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम। ये जो 800 किलोग्राम क्या है भाई, मैस हमें गिवन है, mass m is equal to 800 किलोग्राम, कार फ्रॉम 10 मीटर्स पर सेकंड टू 30 मीटर, यानी इनिशियल फाइनल दोनों दी गई हैं। पहले लिखें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो लिखेंगे जी 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, तो यहां लिखेंगे जी फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और मजीद क्या दिया गया है, इन 10 सेकेंड्स, मजीद हमें टाइम गिवन है यहाँ पर जी, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट यहां से करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें क्वेश्चन पे, फोर्स हमारी तब फाइंड आउट होगी जब हमारे पास मैस भी हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक्सीलरेशन भी हो। तो एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, तो पहले आप इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी लगा के ए निकालेंगे पहले, फिर आप जो है फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहां आप लिखेंगे फिर सोल्यूशन में वी हैव टू फाइंड, यहां लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह लिख लें जरा बेहतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए, ठीक है जी। पहले हम क्या निकालेंगे ए, जब हमारे पास एक्सीलरेशन ए निकलेगा फिर हम एफ निकाल सकते हैं। तो ए के लिए क्या लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है, या फिर मॉडिफाई करके भी। तो अगर आप मॉडिफाई कर लेते हैं तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू ए। अब वैल्यूज पुट कर लें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो हमारे पास बी एफ की वैल्यू कितनी है जी 30 मीटर पर सेकेंड, ये लिखा हमने 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टी, टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। ये सारा किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन ए के। तो 30 में से 10 माइनस करें, क्या आंसर आता है 20, 20 को 10 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आता है 2। तो देखें जी 2, और ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड के ऊपर जाकर पर सेकंड बन जाएगा, यानी पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब यहां से हम लोग आसानी से एफ निकाल सकते हैं। नो फॉर एफ आप क्या अप्लाई करेंगे, देखिए नो फॉर एफ, यानी एफ इज इक्वल टू एम ए, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। एफ किसके इक्वल होगा, एम की वैल्यू कितनी है 800 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8 2 1600। अब देखिए किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूटन के इक्वल होता है। तो फोर्स एफ किसकी इक्वल आ गई 1600 न्यूटन। ये था बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.3। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 3.4, न्यूमेरिकल नंबर 3.4। उसका हम पहले डेटा बना लेंगे। तो डेटा में क्या है जी हमारे पास, 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन। ये 5 ग्राम क्या है, ये मैस ऑफ अ बुलेट है। लिखें जी मैस ऑफ अ बुलेट, मैस ऑफ अ बुलेट को आप m1 कह दें, कितना है 5 ग्राम। और आप जानते हैं कि ग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए 5 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस आपके पास 0.005 किलोग्राम जो है मैस ऑफ अ बुलेट होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ, ये बुलेट मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, जिसको v1 से डिनोट करेंगे। लिखेंगे जी वेलोसिटी ऑफ बुलेट v1, और v1 कितनी है हमारे पास 300 मीटर पर सेकंड। लिखेंगे जी 300 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, इफ द मास ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम, मास ऑफ द गन को आप m2 से डिनोट करेंगे। मास ऑफ अ गन m2 कितना है, मास ऑफ द गन
वो है जी 10 किलोग्राम। लिखिए जी यहाँ पर 10 किलोग्राम। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। आपने स्पीड ऑफ द गन फाइंड आउट करनी है, यानी वेलोसिटी, सादा लफ्जों में समझ लें कि वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, जिसको V2 से डिनोट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आपको नजर आ रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, वो अप्लाई होगा। लेकिन इसमें एक चीज माइंड में रख लें कि जब अभी बुलेट या गन, बुलेट अभी फायर नहीं हुई थी, तो उस वक्त जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम कह लें कि बिफोर फायरिंग जो था वो क्या होगा, जब अभी बुलेट फायर ही नहीं हुई, यकीनन जीरो होगा। हमने आफ्टर वाला जो है उसमें से V2 फाइंड आउट करना है, तो हम यहां लिखेंगे, वी नो डैट भी कर लें या बाय अप्लाइंग, इसके लिए बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होगा कि भाई, यानी जो गोली थी फायर होने से पहले का टोटल मोमेंटम, हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, यानी फायरिंग होने से पहले जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, यानी जब फायर हुआ उसके बाद और पहले का मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होगा, इक्वल। तो जब तक फायर नहीं हुआ था, मैंने भी आपको बताया कि दोनों चीजें साकिन थी, गन भी बुलेट भी, तो वो क्या था, वो जीरो था। लेकिन आफ्टर क्या होगा, यानी इन दोनों का जो मोमेंटम बनता है M1V1, यानी मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, यानी M2V2, ये लिखेंगे हम M1 प्लस M1V1 प्लस M2V2। यहां से आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको थोड़ा सा पहले मॉडिफाई कर लें, M1V1 इस तरफ आ जाएगा जीरो माइनस, यानी जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, मींस ये बन जाएगा माइनस M1V1 डिवाइडेड बाय, ये देखें ये इधर आके माइनस हो गया और M2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास V2 की वैल्यू बनेगी माइनस M1V1 ओवर M2। इसमें जस्ट अब आपने वैल्यूज पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज। तो M1 की वैल्यू कितनी है जी, 0.005 किलोग्राम। लिखिए जी माइनस का साइन एज इट इज साथ आएगा, 0.005 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, 300 मीटर पर सेकंड। इस सारे को डिवाइड M2 पे करना है, M2 कितना है 10 किलोग्राम। तो यहां लिखें जी 10 किलोग्राम, ये सारा किसके इक्वल है, V2 के। बाकी काम कैलकुलेटर से करेंगे हम लोग, यानी 0.005, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 300 के साथ जी, 1.5, इसको फिर 10 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 जो आंसर आ रहा है। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.15 जी। 0.15 जो है मैं यहां लिखूंगा, उसके साथ आपको नजर आ रहा है माइनस का साइन एज इट इज, ये लिखें माइनस 0.15। अब यूनिट कैसे लगाना है भाई, ये देखें यहां पर आपको किलोग्राम का साइन किलोग्राम के साइन के साथ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी पीछे क्या रह जाएगा, मीटर पर सेकंड एज इट इज लिखें, मीटर पर सेकंड, ये V2। अब आपको समझ आ गई होगी कि V2 की वैल्यू के साथ माइनस क्यों है, क्योंकि जब आप गन को फायर करते हैं, सपोज ये अगर मेरे हाथ में गन है, तो गन को जब मैं फायर करूंगा तो गोली तो आगे की तरफ जाएगी, लेकिन गन जो है वो जर्क देगी मेरे शोल्डर को पीछे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी बैक साइड में जिस तरफ गोली मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी से गन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो इसलिए वेलोसिटी यकीनन नेगेटिव होगी। ये था हमारे पास 3.4। इसके बाद हम आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.5 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.5 में देखते हैं डेटा में हमें क्या क्या चीजें गिवन हैं। डेटा हम लोग बनाते हैं सबसे पहले 3.5। तो 3.5 में है जी, एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 किलोग्राम, ये हमें वेट दिया गया है एस्ट्रोनॉट का, ठीक है जी।
और डेटा में हमें क्या गिवन है, वेट W, बल्कि साथ उसके किलोग्राम लिखा हुआ हो तो याद रखें कि चाहे बेस का वर्ड यूज हुआ है, ये बात हो रही है उसके मैस की, ठीक है जी। यानी मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट दिया हुआ है, मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट, मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट जो है उसको हम m1 से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। वो कितना है, 70 किलोग्राम। आगे देखते हैं, ही थ्रोज अ रेंच, ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम। एक रेंच है जिसका मैस जो है वो 300 ग्राम है, तो लिखें जी मैस ऑफ रेंच, उसको m2 से डिनोट कर दें, कितना है 300 ग्राम। अब आपको पता है ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, 300 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो कट के 10 से 0.3 किलोग्राम हमारे पास। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आए तो भी कैलकुलेटर यूज कर ले, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, नेक्स्ट क्या है कि भाई 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकंड, ये रेंच की दी गई है स्पीड हमें, यानी स्पीड ऑफ रेंच दी गई है, स्पीड ऑफ रेंच, उसको आप v2 से डिनोट करेंगे, वो कितनी दी गई है, 3.5 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट क्या करना है, वो कह रहे हैं जी आपने जो फाइंड आउट करना है वो है द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। ये भाई बिल्कुल वही बात है जो अभी मैंने आपसे गन और बुलेट की बात की थी, बिल्कुल वही बात यहां पर भी है कि जब गन में से बुलेट फायर हुई थी तो जर्क लगा था पीछे की तरफ, तो इसी तरह से स्पेस में जब रेंच जो है मूव करेगा, इस साइड पे रेंच को फेंका जाएगा, तो रेंच की जिस तरफ रेंच की वेलोसिटी होगी, जिसने फेंका है एस्ट्रोनॉट ने, एस्ट्रोनॉट उससे बैक साइड पे मूव करेगा, ठीक है जी। तो यहां पर भी हम लोग वही जो पीछे आपने अप्लाई किया था फार्मूला, जो मैंने मॉडिफाई करके लिखा था, यहाँ हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमने फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो एक तो हमने फाइंड आउट करना है जी द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ठीक है जी। हमने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट जो फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट यानी v1 हमने फाइंड आउट करना है, एक तो ये चीज। दूसरी वो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स, वो भी फाइंड आउट करें, यानी डिस्टेंस, ये अगला स्टेप होगा हमारा निकालने का, s वो भी निकालना है, लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स, जब टाइम कितना हो जाता है 30 मिनट्स। मिनट्स आपको पता है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 6 आर 18, तो 1800 सेकंड। ये हमारा अगला स्टेप होगा। एस जब हमारे पास भाई v की वैल्यू आ जाएगी, जब हम v निकाल लेंगे, मतलब जो भी आपने यहाँ पर v निकालना है, मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट आपने m1 रखा था, तो उसके साथ हम जो स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट निकालेंगे वो v1 होगी, तो उसी की बात हो रही है ना, उसी का हमने डिस्टेंस देखना है, वो अगली बात है। पहले हम निकालते हैं v1 सोल्यूशन, तो भाई क्या लगाएंगे, वही जो हमने पीछे फॉर्मूला लगाया न्यूटन, वो जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वी नो डैट, मैं अब इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। हमने पीछे सारा फार्मूला ऑलरेडी लगा दिया है, वी नो डैट, उसी तरह से जैसे पीछे हमने अप्लाई किया था। अगर अगर नहीं समझ आती तो लिख सकते हैं बाय द, वही उसी तरह लिख लें आप लोग। मैं इसको डायरेक्ट करने जा रहा था, लेकिन चलिए आपकी सहूलत की खातिर बाय अप्लाइंग ऐसे ही लिख लें सारा, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है कि जब उसने उसको थ्रो किया रेंच को, ठीक है, फेंकने से पहले वाला मोमेंटम और फिर बाद वाला। पहले वाला तो यकीनन अभी उसने नहीं फेंका था, तो कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई वेलोसिटी नहीं थी, वो जीरो होगा, यानी आप लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर
थ्रोइंग रेंच, यानी रेंच को फेंकने से पहले का, वो किसके इक्वल होगा? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग रेंच, यानी रेंच को जब फेंका उसके बाद वाला मोमेंटम और उससे पहले वाला मोमेंटम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से क्या होगा? इक्वल होगा। तो बिफोर क्या होगा? पहले की तरह 0, बाद वाला m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से आपने फाइंड आउट v1 करना है, तो भाई आप इस वैल्यू को इधर ले जाएं, यानी 0 माइनस 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस m2 v2, और यहां से v1 चीजें निकालना है तो m1 मॉडिफाई होगा, होकर इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, यानी हमारे पास v1 की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। तो m2 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है? m2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 0.3 ग्राम, लिखें जी माइनस 0.3 किलोग्राम, और v2 की वैल्यू कितनी है? 3.5 मीटर पर सेकंड। डिवाइड किस पे करना है? 70 किलोग्राम पे, 70 किलोग्राम पे इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0.3 को 3.5 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 1.05 है। इसको डिवाइड करना है मैंने 70 पे, जब मैं इसको 70 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.015, यानी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.015। वो मैं यहाँ लिखूंगा लेकिन माइनस के साइन के साथ, माइनस 0.015 किलोग्राम, फिर पीछे की तरह ये कट जाएगा और ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में। ठीक हो गया? ये वो वेलोसिटी है किसकी? ये एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी है। उन्होंने कहा है कि अगर इसी वेलोसिटी के साथ वो कितनी देर मूव करता है, वो आगे 30 मिनट्स तक मूव करता है, तो तब इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो हमारे पास वेलोसिटी जो v1 है यही हम अप्लाई करेंगे किसमें? एस्ट्रोनॉट का जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल किया है वो निकालें। नाउ फॉर एस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम जानते हैं एस किसके इक्वल होता है? एस इज इक्वल टू वी टी, लेकिन यहां पर v क्या है? v है v1, तो हमने यहां पर v1 लिखना है बाय पुटिंग वैल्यूज। v1 की वैल्यू कितनी है? माइनस 0.015 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय टाइम टी कितना है? 1800 सेकंड, 1800 सेकंड। आपने 1800 को मल्टीप्लाई करना है 0.015 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1800, तो आंसर आता है जी मेरे पास इस वक्त 27। तो देखें जी मैं यहां लिखूंगा 27, और यहां पर जो सेकंड पर सेकंड और सेकंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पीछे सिर्फ मीटर रह जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस होगा। अब आप सोच रहे हैं मैंने माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? तो भाई नेगेटिव साइन जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक है? तो यहां आप लिख सकते हैं नेगेटिव साइन इग्नोरिंग फॉर डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिख दें कि नेगेटिव साइन इग्नोरिंग फॉर डिस्टेंस या फॉर एस। ठीक है? ये आप लिख सकते हैं इसके साथ थोड़ा सा, क्योंकि डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं होता। चलें जी, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.5। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 3.6, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। 3.6 में है न्यूमेरिकल नंबर 3.6, डेटा बना लेते हैं इसका पहले। हमारे पास क्या चीजें गिवन है? 6.5 मल्टीप्लाई 10 to 3 किलोग्राम बुगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, यानी हमारे पास जो है वो एक बुगी है जिसका जो है वेट दिया गया है कुछ, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी है, फिर अनदर बुगी है। तो आप लिखेंगे वेट ऑफ अ बुगी, बल्कि वेट नहीं है किलोग्राम में है तो मैस लिखेंगे पहले की तरह, तो मैस ऑफ अ बुगी, जिसको आप m1 से डिनोट करेंगे। कितना मैस है? 6.5 मल्टीप्लाई 10 to the 3, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 3 किलोग्राम। अच्छा, इसकी दी गई है वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकंड। लिखें जी वेलोसिटी
ऑफ अ बुगी, उसको लिखेंगे v1, वो कितनी है हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकंड, लेकिन जी 0.8 मीटर पर सेकंड। आगे क्या हमें गिवन है, अनदर बुगी है, उसका मैस कितना है, तो लिखें जी मैस ऑफ एन अदर बुगी, इसको आप m2 से डिनोट करेंगे। m2 कितना है जी हमारे पास, वो है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। अच्छा जी, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, अच्छा ये उसके पीछे से आ रही है, समझ लें कि एक बुगी जो है, मैं वैसे बुगी बना देता हूं कि ये एक बुगी थी और एक बुगी ये है, ये जो बुगी है सेकंड वाली बुगी, ये इसके पीछे से आ रही है, ये आगे की तरफ जा रही है बुगी 1, ये बुगी 2 से पीछे से उसी की डायरेक्शन में जो है वो बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स, सॉरी हम बात कर रहे थे कि बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी ये जो बुगी पीछे से आ रही है इसकी भी वेलोसिटी है, यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एन अदर बुगी, जिसको मैं लिखूंगा v2, वो कितनी दी गई है, वो है 1.2 मीटर पर सेकंड, 1.2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, ठीक है जी। अब जो पीछे से बुगी आ रही है वो इस बुगी के साथ क्या करती है, टकरा जाती है, ठीक है। जब टकराएगी तो क्या होगा, मोमेंटम पैदा होगा, ठीक है जी। तो कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट, कपल्स टू इट का क्या मतलब है कि इस वक्त इन दोनों की जब इससे वो टकराएगी तो आगे जो इन दोनों में मूवमेंट होगी, जो वेलोसिटी पैदा होगी, वो चाहे v1 डैश है या v2 डैश क्रिएट होती है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी कपल बन जाएगा, जिसको हम v भी कह सकते हैं, यानी दोनों की वेलोसिटी कपल में सेम हो जाएगी। तो फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बुगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, हमने जब वो कपल्ड की दोनों एक दूसरे से टकरा गई, दोनों कट्टी जुड़ गई और फिर जुड़कर मूव किया उन्होंने, क्योंकि कपल बन गया ना, यहां एक बुगी थी दूसरी बुगी से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ कि दोनों बुगी पहले लहदा, एक आगे जा रही थी एक पीछे जा रही थी, पीछे वाली ने जैसे उसको टक्कर मारी उसके साथ टकराई तो दोनों इकट्ठी मूव की, ये कपल की शक्ल है कि दोनों इकट्ठी मूव की, उस वक्त दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो हम लिखेंगे भाई वही वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बुगीज, तो यहां लिखना है कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बुगीज, कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बुगीज, उसको मैं डिनोट कर देता हूं क्योंकि सेम है तो मैं v कह सकता हूं, ये हमने फाइंड आउट किया, ठीक हो गया। अच्छा जी, बस इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। अब इसमें आपने समझना सिर्फ ये है कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि भाई पहले वो मूव कर रही थी दोनों बुगीज, मतलब एक बुगी ये जा रही है दूसरी ये जा रही है, यानी दोनों बुगीज का कुछ ना कुछ मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, टक्कर खाने से पहले। जो जब उनकी टक्कर हुई आपस में उस वक्त सिर्फ वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, मैस तो उनके दोनों के डिफरेंट रहेंगे, तो टक्कर होने के बाद उनकी वेलोसिटी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो लिखें जी, क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ये भी है, बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल लिख लें या लॉ लिख लें, एक ही बात है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखें जी, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है, हमें ये कहता है कि भाई इनका मोमेंटम दोनों बुगीज का बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इक्वल होगा। वही बात जो पीछे हम लिख रहे हैं, हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी हमने जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो इक्वल होगा आफ्टर मोमेंटम के, यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये प्रिंसिपल उसी को अप्लाई करना है। तो बिफोर कोलिजन क्या है, बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या होगा, पहले पहली बुगी का मोमेंटम m1v1, दूसरी बुगी का मोमेंटम m2v2, दोनों को प्लस कर दे टोटल, यानी हमारे पास आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई है, यानी वो एक ही वेलोसिटी से, कॉमन वेलोसिटी से बुगीज मूव कर रही थी, यानी m1v प्लस m2v बन जाएगा। यहां से अगर हम लोग देखें तो v कॉमन है,
तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि भाई m1 प्लस m2 और v जो है वो कॉमन हो गया, तो ये m1 v1 प्लस m2 v2, हमने चूंकि v फाइंड आउट करना है तो मॉडिफाई करने के लिए इसको उठाकर इधर ले आए, ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। इसमें हम लोगों ने अब वैल्यूज पुट कर देनी है। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू कितनी है 0.8 मीटर पर सेकंड प्लस करना है m2 9.2 है मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय v2 यानी 1.2 मीटर पर सेकंड, और सारे को डिवाइड किस पे करना है m1 प्लस m2 पे। m1 है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 किलोग्राम प्लस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 किलोग्राम, ये सारा किसके इक्वल है v के। अब अगला काम आपका बेटा सारा कैलकुलेटर का होता है, हमने कैलकुलेटर पे इनको सिंप्लीफाई करना होता है। देखें 6.5 10 टू रेज पावर 3 आप पहले लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 3 यानी एक्सप्रेशन 3 से आप लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 0.8 के साथ, मल्टीप्लाई 0.8, मेरे पास आंसर आ रहा है 5200। मैं थोड़ा सा लिख लेता हूं ताकि जरा बेहतर रहता है कि वैल्यूज को साथ साथ लिख लें। 5200 ये देखें ये किलोग्राम था, साथ इसके मीटर पर सेकंड है, साथ लिख लें जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, प्लस उसके बाद देखें क्या मेरे पास 9.2 10 टू द पावर 3 और 1.2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मैं इसको भी पहले सॉल्व कर लेता हूं। 9.2 एक्सप्रेशन 3 यानी 10 टू द पावर 3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 के साथ 1.2। आंसर आ रहा है यहां पर मेरे पास वो है जी 11040 इसके साथ भी वही यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड एज इट इज कंबाइन होके आ जाएगा। नीचे देखें क्या है, नीचे इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, यानी 6.5 और एक्सप्रेशन क्या है 3 10 टू द पावर 3 है, प्लस करेंगे 9.2 के साथ 9.2 एक्सप्रेशन 10 टू द पावर 3, तो प्लस किया हमने, हमारे पास आ गया जो मेरे पास नीचे आंसर आ रहा है 15700 और इसके साथ क्या है किलोग्राम का यूनिट, ये सारा v के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दो वैल्यूज को पहले ऊपर वाले को प्लस करना है, तो इन दोनों को मैं प्लस करता हूं, यानी 5200 प्लस 11040, देखें क्या आंसर आता है, ये आता है 16240 16240, बाकी इसके साथ एज इट इज उसी तरह से आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, अभी यही वैल्यू लिखेंगे 15700 किलोग्राम, ये सारा किसके इक्वल है v के। ठीक है, यहां से हम लोग अभी v की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखें ये किलोग्राम किलोग्राम के साथ कट गया, अब हमारे पास सिर्फ मीटर पर सेकंड यूनिट इधर रह गया, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, यानी मेरे पास वैल्यू है 162 ऊपर 40 डिवाइडेड बाय 15700, तो आंसर आता है 1.034 1.034, मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूं 1.03, तो मेरे पास यहां से भाई वेलोसिटी आ रही है 1.03 और उसके साथ यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको मजीद नीट करके चलें ऊपर लिख देता हूं, नीचे शायद आपको नजर नहीं आएगा आंसर इसका, मैं थोड़ा सा ऊपर यहां भी लिख देता हूं कि नेट आंसर फिर हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकंड, ये बेटा इसका हमारे पास आंसर आएगा 3.6 का। ठीक हो गया, इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 3.7। जी 3.7 जो है उसमें देखते हैं हमें क्या डेटा क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 3.7, पहले इसका डेटा बना लेते हैं।
A cyclist weighing 55 kilogram rides a bicycle of mass 5 किलोग्राम। जी, हमारे पास जो साइकिलिस्ट है उसका मैस दिया गया है और फिर साइकिल का मैस दिया गया है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट का जो मैस है वो है 55 किलो, मैं इसको M1 कह देता हूं, 55 किलोग्राम। फिर जिस साइकिल पर वो सवार है उस साइकिल का भी मैस दिया गया है, वो है 5 किलोग्राम। तो मैस ऑफ अ साइकिल उसको M2 से डिनोट कर देते हैं, वो है 5 किलोग्राम। तो चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो उसी पर्सन का ही है, वो आगे साइकिल पर बैठा हुआ है, मतलब दोनों का वजन समझेंगे 55 और वो, तो हम यहां से कंबाइन मैस निकाल लेते हैं कि मैस ऑफ अ साइकिलिस्ट एंड साइकिल इकट्ठा निकाल लेते हैं यहां से m की वैल्यू के मैस ऑफ साइकिलिस्ट एंड साइकिल, वो क्या होगा M1 प्लस, पहले इसको डिनोट कर दें m से, m किसके इक्वल होगा M1 प्लस M2 के। तो भाई m की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 किलोग्राम में आप 5 किलोग्राम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 60 किलोग्राम जो है वो मैस होगा साइकिलिस्ट एंड साइकिल का कंबाइन, यानी बोथ दोनों का। आगे चलते हैं। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से चलेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यकीनन VI 0 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा जी, उसके बाद जब वो रेस्ट स्टार्ट करते हैं, अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, वो साइकिल चलाने के लिए फोर्स अप्लाई किया उसने, यानी F, और वो कितनी 90 न्यूटन। अच्छा, कितनी देर के लिए, फॉर 8 सेकंड, यानी टाइम T आपको गिवन है 8 सेकंड। आगे चलते हैं। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड, अच्छा उसके बाद वो अपनी जो है स्पीड उसी को वो कंटिन्यू रखता है, ठीक है जी, फॉर एन अदर 8 सेकंड। अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब समझ लीजिए एक और चीज आ गई है कि पहले जो वो डिस्टेंस ट्रेवल एंड पे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट। पहले तो वो डिस्टेंस जब वो 8 सेकंड मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई थी, ठीक है, उस वक्त आपने पहले तो उसकी वी एफ निकालनी होगी ना वेलोसिटी, कि वी एफ वेलोसिटी उसकी कितनी आती है, ठीक है, उससे आपने उसका डिस्टेंस निकालना है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज ये भी है कि जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वी आई चाहे 0 है तो उस वक्त भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपने उसका S1 निकालना है। फिर वो कह रहे हैं कि देन ही कंटिन्यूज अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन अदर 8 सेकंड, ये जो एन अदर 8 सेकंड के लिए उसकी कांस्टेंट स्पीड होगी वो उसकी VF होगी, वो भी निकालेंगे। वो निकालने के बाद फिर आप S2 फाइंड आउट करेंगे कि तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट। बात की समझ आ रही है? हमें यहां से S1 S2 और फिर हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो मिलेगा। तो मींस पहले तो आपको यहां से क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछा गया है टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। हम यहां पर पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, हम लिख लेंगे जो हमने निकालना है वो है S। अब S के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमने पहले तो जाना है यहां पर, ये हमारे पास जो चीजें गिवन है, फोर्स गिवन है, T गिवन है, ये वो, इन सारी चीजों के लिए हम देखते हैं कि अगर हम S1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहां हमारे पास मैस और फोर्स गिवन है जिससे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई हम यहां लिखेंगे सोल्यूशन में, फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find A, किसके लिए, फॉर S1, यानी पहला डिस्टेंस जो आपने S1 निकालना है उसके लिए पहले आपको A फाइंड आउट करना होगा। तो A कैसे निकलेगा, A निकलेगा F इज इक्वल टू MA। तो यहां पर आप फोर्स पुट कर दें भाई बाय पुटिंग वैल्यूज। मैं जरा इसको थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, बाय पुटिंग वैल्यू सिर्फ बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा। 90 न्यूटन, मैस कितना है हमारे पास 60 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन A। इसको आप A निकालने के लिए 60 से 90 को डिवाइड करेंगे, यानी 90 न्यूटन डिवाइडेड बाय 60 किलोग्राम इज इक्वल टू A। तो देखें जी 90 को आप 60 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है,
90 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आता है 0.15। यानी 0.15 ये आपके पास क्या आ रहा है, न्यूटन पर किलोग्राम। आप जानते हैं कि न्यूटन के अंदर किलोग्राम होता है, वो कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूनिट। यानी हमारे पास एक्सेलरेशन ए निकल चुका है। जब हमने एक्सेलरेशन ए निकाल लिया तो हम S1 निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, S1 फॉर S1 के लिए आप फार्मूला लगाएंगे S1 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि हम ये फार्मूला लगाना चाह रहे थे लेकिन हमारे पास क्या था, A नहीं था। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज मैंने बोला है, लिखूंगा नहीं, 0 मीटर पर सेकंड यानी 0। और अब मैं यूनिट के बगैर सॉल्व कर रहा हूँ, जरा टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए। यूनिट से भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। 0 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8 सेकंड यानी 8 प्लस 1/2। ए अभी हमने निकाला कितना है 0.15, और टी कितना है हमारे पास 8 सेकंड यानी 8 होल स्क्वायर। तो भाई इस सारे को भी आप कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करते हैं तो ये 0 हो जाता है। ये जो 2 है इससे डिवाइड करेंगे, लेकिन 8 को आप 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है जी, 4.8 जो है वो आंसर आएगा 4.8। VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मुझे देखना पड़ेगा वैल्यूज। हमने VI की जो पुट की थी वो 0 थी, T की वैल्यू कितनी है 8। अच्छा जी, 3.7 में 50 का ठीक है, रेस्ट पे था 90, देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर एन अदर 8 सेकंड। अच्छा जी, ठीक हो गया। यानी हमारे पास जो है वो टी की वैल्यू जो थी वो ऑलरेडी नहीं थी पहले, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट, हमने टोटल डिस्टेंस जो है वो निकालना है इसमें। तो हमारे पास जो है 90, 0.15, मुझे जरा वैल्यूज चेक करनी है कि मुझे लग रहा है कुछ 90 को जब डिवाइड किया 60 के साथ तो आंसर क्या आता है 1.5। वेरी सॉरी बेटा, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी गलती होने जा रही थी। 1.5 आता है 90 को 60 पे डिवाइड करके, तो ये हमारे पास 1.5 है। तो मैं दोबारा यहां से कर रहा हूं कि 1.5 को मल्टीप्लाई किया 64 के साथ, 64 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 96, उसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो 48 यहां पर आता है। 48, 0 प्लस 48 यानी 48 मीटर जो है वो S1 की वैल्यू बेटा आएगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, पीछे जो मतलब हमने किया था एक्सेलरेशन ए निकाला था, 90 को 60 पे डिवाइड करते हुए वैल्यू लिखते हुए एक मिस्टेक थी, वो मैंने क्लियर कर दी। वो 0.15 नहीं था, 1.5 था, और यहाँ 1.5 ही पुट किया जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा। ये है S1 की वैल्यू। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि भाई वो जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ 8 सेकंड इसी तरह मूव कर रहा है, तो भाई ये जो अब हमारे पास स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड कौन सी होगी, वो स्पीड भी हमने पहले निकालनी होगी। VI तो 0 थी, तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है वो हम VF की शक्ल में निकालेंगे। तो VF यहां पर हम निकालेंगे, जो कांस्टेंट स्पीड हमने निकालनी है वो हमारी V है और वो VF के इक्वल है। और वो कैसे निकालेंगे, VF किसके इक्वल होता है, VI प्लस AT। इसमें भी वैल्यूज पुट कर लेंगे, VI 0 प्लस A की वैल्यू कितनी है 1.5 और मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू 8। तो 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यूनिट नहीं लगा रहा, आप लगा के कर लें या नहीं भी लगाते तब भी ठीक होता है। ये 12 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास VF यानी V की वैल्यू आएगी, जो मैंने आपको बताया कि पहले इनिशियल VI थी, फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो VF है और VF ही उसकी कांस्टेंट है। तो मैंने इसलिए V को यानी V लिख दिया, VF को V से नोट करके यहां पर। तो यहां से आप लोग S2 निकाल सकते हैं। नौ S2 जो है वो कैसे निकलेगा, S2 होता है आपको पता है कि V और T को मल्टीप्लाई करके, यानी S इज इक्वल टू VT। तो V आपके पास क्या है 12, VT, इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज, तो S2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 8 सेकंड
तो ये 12 8 जार होता है 96। ये पर सेकंड सेकंड कट जाएंगे मीटर। ये अभी हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, S2 की, लेकिन हमने निकालना था टोटल। यहां पर आए वापस, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो हमने एक S1 फाइंड आउट किया, फिर हमने S2 फाइंड आउट किया जब उसकी वेलोसिटी जो VF हमने निकाली थी वो कांस्टेंट हो गई नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए, वो भी हमने निकाल लिया। तो 9 हमारा S किसके इक्वल होगा, S1 प्लस S2। इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, 48 मीटर और दूसरी है 96 मीटर। इन दोनों को जब आप प्लस करते हैं 48 प्लस 96 तो हमारे पास आंसर आता है 144 मीटर। ये बेटा आंसर होगा 3.7 का। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, बाकी आपने देख लिया। मैं फिर से लाइट से रिपीट कर देता हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस निकलना था, पहले आपने डिस्टेंस निकालना था जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा था उस वाले से, ठीक है। उसमें आपने ए नहीं था, ए आपने निकाला एफ और एम की वजह से। फिर आपने S1 VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकाला क्योंकि VF नहीं था, सेकंड इक्वेशन ही लगनी थी, ये निकाल लिया। दूसरा जो बोला हमने कि जो हमारे पास ये डिस्टेंस आया तो जो हमारी वेलोसिटी थी पहले VI थी तो दूसरी वेलोसिटी VF होनी थी, वो हमने निकालनी थी। वो कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी की शक्ल में मूव किया, तो हमने उसी VF को कांस्टेंट वेलोसिटी बोलकर निकाल ली। उसका फिर S2 निकाला, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T, S2 इज इक्वल टू VT से निकाल लिया। दोनों को इन द एंड डिस्टेंसेस S1 S2 को प्लस करके टोटल डिस्टेंस हमने निकालना था, वो हमारे पास 144 मीटर होगा जी। ये था 3.7। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये थोड़े बड़े हैं न्यूमेरिकल्स लास्ट वाले, ठीक है। 3.8 की तरफ जाते हैं। 3.8 में क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3.8 डेटा। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.8 हम देख लेते हैं। उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें हमें गिवन है अ बॉल ऑफ मैस 0.4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड, ठीक है जी। मैं जरा ये डायग्रामेटिकली पहले समझाऊंगा आपको। एक बॉल है जिसको आपने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। उसका मैस कितना है, मैस ऑफ बॉल M जो है वो कितना है, 0.4 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम। उसके बाद है उसको ड्रॉप किया ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। यानी बॉल को जब हमने ड्रॉप किया तो हाइट कितनी है, यहां से 1.8 मीटर है, यहां पे वो ड्रॉप हुआ। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड हुआ, मतलब उसको वो रीबाउंड किया, जमीन से टकराया, टकराने के बाद फिर वो अपवर्ड चला गया 0.8 हाइट तक। यानी ये उसकी अगर 1.8 हाइट है यहां तक, तो वो बॉल वापस यहां पर भी आया टक्कर खाने के बाद। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हाइट हमें दो दी गई है। पहली हाइट क्या है कि जब वो बॉल जो है हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं उस वक्त उसकी हाइट है, हाइट फ्रॉम ड्रॉपिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं या हाईएस्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, जहां से आपने ड्रॉप किया, हाइट फ्रॉम ड्रॉपिंग पॉइंट। ड्रॉपिंग पॉइंट से हाइट कितनी है उसकी, H1 वो है 1.8 मीटर। उसके बाद द बॉल रिबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट। अब वो जो नीचे से टकरा कर आफ्टर रीबाउंड होकर टकराने के बाद, ठीक है जी, उसकी फिर हाइट कितनी हुई है, हाइट फ्रॉम ग्राउंड कर लें चले, यानी ग्राउंड से वो टकराया था, हाइट फ्रॉम ग्राउंड भी लिख सकते हैं या हाइट यानी आफ्टर रिबाउंडिंग भी लिख सकते हैं कि रिबाउंड होने के बाद उसकी हाइट क्या थी। H2 वो हमारे पास है 0.8 मीटर। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंपल्स। आपने इंपल्स की डायरेक्शन और फाइंड आउट करनी है, यानी इंपल्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है आपने। अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, यानी आपने सारे क्वेश्चन में इंपल्स फाइंड आउट करनी है कि वो क्या है और इंपल्स की डायरेक्शन क्या है, मतलब मजीद आपने इसकी डायरेक्शन ऑफ इंपल्स फाइंड आउट करनी। ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। अब देखें बाकी चीजें यहाँ पर कुछ जो चीजें हमें गिवन नहीं है
वो हम खुद यहाँ पर बनाएंगे। एक तो देखें कि जब बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, जब पकड़ा हुआ था तो उस वक्त अभी ड्रॉप करने से पहले उसकी वेलोसिटी इनिशियल थी और वो 0 थी। यहाँ लिखें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आपने उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप होने के बाद वो जाहिर है नीचे जाएगा, तो उस वक्त वो नीचे टकराएगा। ठीक है जी, तो हम लोग जो है इस वी आई से, और एक चीज और है कि ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन जो है वो भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो ड्यू टू ग्रेविटी है यानी जी है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब इस हवाले से हम लोग H1 पहले फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास S यानी H1 है, ठीक है, G भी है, ठीक हो गया, और उसके अलावा हमें अगर हम फार्मूला लगाते हैं, देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास T की वैल्यू नहीं है। हाँ, थर्ड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थर्ड अप्लाई अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें वी एफ भी रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास अगर वी एफ की वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है जी, तो हमारे पास देखें पहले क्या क्या है। हमारे पास जो है वो H है, H1 भी है। ठीक है, हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं वी एफ के लिए। हम वी एफ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यानी फाइनल एक्सेलरेशन जो है, एक तो इनिशियल था, फाइनल हमारे पास नहीं है, फाइनल सॉरी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है वो भी हमने फाइंड आउट करनी है, वो भी हमारे पास गिवन नहीं है जब हमने उसको ड्रॉप किया, इनिशियल तो 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें जाएंगे, H1 को फॉलो करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं जब हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जी फॉर वी एफ हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? यहाँ पर वी एफ निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, यानी 2GH1 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम ये अप्लाई करेंगे, यहां से हम लोग वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि उसकी वी एफ जो है वेलोसिटी यानी फाइनल यहां से कितनी निकलती है जी। तो 2GH1 जो है हम अप्लाई करें, क्योंकि हमने इन द एंड जाना है इम्पल्स की तरफ, और इम्पल्स किसकी इक्वल होती है? इम्पल्स आपकी इक्वल होती है m इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी के लिए आपको दोनों वेलोसिटीज चाहिए, इनिशियल फाइनल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो बाय पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 10, मैं यूनिट नहीं पुट कर रहा, ठीक है, जरा लंबा क्वेश्चन है, टाइम सिर्फ बचाने के लिए आप यूनिट के साथ भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय H1 की वैल्यू कितनी है? 1.8। वी एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एज इट इज लिखते हैं 0 होल स्क्वायर। अब यहां से वी एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी? आपका 2 को 10 से 1.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो वैल्यू आती है 36। यानी हमारे पास जो 36 है वो वैल्यू किसकी आ रही है? वी एफ स्क्वायर की, माइनस 0 नथिंग, 0 होल स्क्वायर भी 0। तो आप वी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहां से आप स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स का, तो आपके पास 36 का स्क्वायर रूट और वी एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो किसके इक्वल आएगी वैल्यू इसकी? 36 का स्क्वायर रूट 6 के इक्वल होता है, तो 6 मीटर पर सेकंड मेरे पास वी एफ की वैल्यू आ जाती है। यानी ये हमने अभी पहला स्टेप किया है। जब बॉल जो है वो यहां से हमने छोड़ा तो वो ग्राउंड पे आके वो हिट किया उसने। अब जब बॉल ने हिट किया तो वो रुका नहीं है ना, वहां पर हिट होने के बाद वो फिर ऊपर की तरफ दोबारा से मूव कर गया है। अब जब वो दोबारा मूव किया है तो हमने उसमें फिर से वेलोसिटी फिर से निकालनी है कि अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग दोबारा जरा आते हैं इसी चीज की तरफ कि अब हमारे पास जो हाइट है वो क्या है, यहां तक H2.8 मीटर है। फार्मूला हमारा यही अप्लाई होगा, लेकिन अब हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? वी आई। तो लिखें जी फॉर वी आई 2GH2 लिखेंगे और वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर लिखेंगे। देखें जी ये सेकंड हम लोग वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास वी एफ की वैल्यू आई है वो कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम लोग ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज।
तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब एक और बात है कि अब बॉल जो है वो नीचे टकराने के बाद ऊपर की तरफ गया है, अब उसकी जी की वैल्यू क्या पॉजिटिव रहेगी? नेवर। जब ऊपर से नीचे बॉल आता है फ्री फॉल में तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाता है तो वही वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो आप यहां लिखेंगे -10 और मल्टीप्लाई बाय एज टू की वैल्यू कितनी है? एज टू है 0.8 हम लिखेंगे, और इज इक्वल टू वी एफ स्केयर जो है वो भी हमने निकाला, वो क्या है? 6 होल स्केयर माइनस वी आई स्केयर। हमने अब वी आई की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे भाई? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 20, 20 को मल्टीप्लाई किया 0.8 के साथ तो आंसर आता है 16, लेकिन साइन साथ क्या है? -16, और यहां पर 6 क्या हो गया? 36, और माइनस वी आई स्क्वायर। अब देखिए ये जो -36 की वैल्यू है, इसको अगर मैं उठाकर इधर ले आता हूं तो ये भी माइनस हो जाएगी इधर आगे, यानी -16 -36 इज इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर। तो भाई ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी -16 और -36, आंसर आता है -20, यानी -20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर की वैल्यू है ये भी। तो हमने तो निकालना है वी आई की वैल्यू को, तो क्या करेंगे? पहले तो माइनस माइनस के साथ काट देंगे, कट जाएगा, 20 रह गया। अब आप ले लें बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे पहले लिया था, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये 20 जो है इसका आप ले लें, मीटर पर सेकंड भी लिखने साथ लिख लें, इसका आपने क्या ले लिया? स्क्वायर रूट, और इधर आपने वी आई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमारे पास जो है आंसर वो क्या बन जाएगा वो देखें। चलें इसको भी साथ ना लिखें, यूनिट को बाद में एंड पे लिख लें क्योंकि शुरू में हमने नहीं लगाया। तो ये 20 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। देखिए जी 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4.47, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 4.47, तो यहाँ लिखेंगे 4.47, ये है वी आई की वैल्यू, ठीक है जी। यानी वी आई मेरे पास क्या आ रहा है यहां से? 4.47 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गई वी आई की वैल्यू। वी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारे पास 6 थी, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था कि भाई हमने इंपल्स फाइंड आउट करनी है, तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या है वो जरा मैं ऊपर आपके साथ यहां पर अब डिस्कस करता हूं। इंपल्स किसके इक्वल होती है? इंपल्स आपकी इक्वल होती है जी m इंटू डेल्टा वी की। अब देखिए इंपल्स जो पैदा हो रही है वो कैसे पैदा हो रही है कि जब आपने बॉडी को जो यहां से पहले वो नीचे गया टकराकर फिर ऊपर गया, यानी उसकी वेलोसिटी जो है जहां से जैसे आपने फेंका था वो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ थी, लेकिन टकराने के बाद ऊपर की तरफ गई, यानी वेलोसिटी उसकी चेंज हुई है। तो मींस आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो वी आई है वो माइनस होगा। तो आप यहां लिखेंगे m इंटू डेल्टा वी की वैल्यू वैसे तो होनी चाहिए वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा वी किसके इक्वल होना चाहिए? वी एफ माइनस वी आई के। लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी है कि भाई वो वी आई माइनस वी आई के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम यहां बात कर रहे हैं कि डेल्टा वी जो है वो इसके इक्वल तो है वी एफ माइनस वी आई के, लेकिन वेलोसिटी अगर डायरेक्शन सेम रहती तो वी आई थी, लेकिन बॉल तो टकराने के बाद फिर ऊपर की तरफ गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी वेलोसिटी जो है वो आपके पास माइनस वी आई होगी। तो आप लिखेंगे इसमें आप अब वैल्यूज पुट कर लें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी थी जी? m हमने शुरू में लिख लिया था जी 0.4 किलोग्राम था मैस, तो वो हम लिखें जी यहाँ पर 0.4। आगे vf की वैल्यू हमने निकाली है 6 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ लिख दें जी 6 माइनस इंटू माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है? 4.47। इसको आप मजीद जरा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.46 के बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4.47, ठीक है, ब्रैकेट में। अगला स्टेप हम जरा नीचे की तरफ आते हैं फिर से।
अब आपने इन दोनों को प्लस किया तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6 और 4.47 कितना होता है? 6 प्लस 4.47, ये हमारे पास होता है 10.47। लेकिन जी 10.47 इसको आप 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर होता है 4.188। मतलब बुक पे आंसर 4 है, 4.1 आप इसको राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 जो है वो न्यूटन सेकंड, ये इसका यूनिट होता है इम्पल्स का। क्योंकि मैस और डेल्टा वी इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है? मोमेंटम ई के इक्वल होता है। मोमेंटम आपको पता है किसके इक्वल होता है? मोमेंटम एम वी के इक्वल होता है। तो 4 न्यूटन सेकंड ही इसका यूनिट हम लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बात थी डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन उसकी किस तरफ होगी? डायरेक्शन जब वो नीचे बॉल टकराई तो टकराने के बाद इंपल्स की वजह से अपवर्ड बॉल किस तरफ मूव की है? बाद में अपवर्ड। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंपल्स जो है, आखिरी बात, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स विल बी अपवर्ड। किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो ये होगा भाई आपका, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, ठीक है। अब इसके बाद आपका लास्ट न्यूमेरिकल है, हम उस पर बात कर लेते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 3.9 की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.9 का हम लोग बनाते हैं डेटा। देखिए जी हमारे पास क्या गिवन है, टू बॉल द मैसेज 0.2 किलोग्राम एंड 0.4 किलोग्राम मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो बॉल हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। एक बॉल का मैस है, मैस ऑफ अ बॉल, लिखें जी यहाँ पर मैस ऑफ अ बॉल मीन के M1 कितना दिया गया है? 0.2 किलोग्राम। उसके बाद मैस ऑफ एन अदर बॉल, दूसरे बॉल का मैस ऑफ एन अदर बॉल M2, वो कितना है? 0.4 किलोग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द वेलोसिटीज ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ये नहीं, आपने लिखनी है वेलोसिटी ऑफ अ बॉल लिख लें या वेलोसिटी ऑफ M1, ठीक है। M1 भी लिख सकते हैं कि जो M1 मैच जिसका उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो है V1। तो वो हमें कितनी दी गई है? वो है 20 मीटर पर सेकंड। दूसरी जो है वेलोसिटी, वो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ M2, जिसको V2 से नोट करेंगे, वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक बात का बेटा सिर्फ ध्यान रखने आपने यहाँ पर कि ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, किसी देखिए दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है। M1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, M2 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मीन किसी एक की वेलोसिटी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ये अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं पहले वाले को, तो ये उसके अपोजिट साइड से आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो -5 मीटर पर सेकंड आप लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 किलोग्राम बॉल 6 मीटर, यानी 0.2 किसका है? इसका M1 की जो है आफ्टर कोलिजन। ये जो दी गई है वेलोसिटीज, हमें ये भी साथ मेंशन करना जरूरी होता है कि वेलोसिटी ऑफ M1 बिफोर कोलिजन, इसके साथ लिखें बिफोर कोलिजन, और M2 की भी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है? बिफोर कोलिजन। ठीक हो गया। अब आपने जो नेक्स्ट वेलोसिटी हमें गिवन है 0.2 वाले किलोग्राम बॉल की, यानी M1 की, वो है आफ्टर कोलिजन। तो यहां लिखें वेलोसिटी ऑफ M1 आफ्टर कोलिजन। ये वर्ड साथ मेंशन करना जरूरी है। उसको हम किससे डिनोट करेंगे? V1 था, तो आफ्टर कोलिजन क्या बन जाएगा? V1 डैश। और कितनी वेलोसिटी है? 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 किलोग्राम बॉल? दूसरे बॉल जो M2 है उसकी आफ्टर कोलिजन वो फाइंड आउट करनी है। यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ M2 आफ्टर कोलिजन, उसको लिखेंगे V2 डैश। समझ आ गई बात की? ये थी हमारे पास जो है सारा डेटा। आगे हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमने वही लिखना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी वही जो आप पीछे भी अप्लाई किया आपने, वही सारा यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है कि भाई टोटल मोमेंटम जो है
टोटल मोमेंटम आप लिखेंगे बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन वो किसके इक्वल होगा, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मैं जरा शॉर्ट करके छोटा छोटा लिख रहा हूं, आपको फार्मूला बार बार मैंने लिखे, आपको समझ आ गई होगी। हमने फार्मूला टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखिए जी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा कि m1 का जो है मोमेंटम जो है वो m1 v1 प्लस दूसरे का m2 v2 होगा, और ये सारा किसके इक्वल होगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के। हमने देखें यहां पर अब वैल्यूज पुट करनी है सारी, कैलकुलेटर को जरा रेडी रखें। बाय पुटिंग वैल्यूज, जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो m1 की कितनी वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू कितनी है 20। मैं यूनिट साथ नहीं लिख रहा, मैंने आपको बताया कि दोनों तरह ठीक होता है, जैसे आप करें, चाहे यूनिट लगा के कर लें या वैसे करें। 0.4 और v2 की कितनी है 20, सॉरी -5, 0.4 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है -5 को। अच्छा m1 की कितनी है 0.2 और v1 कितना है फिर से 20, सॉरी अब ये v1 डैश है वो है 6, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की फिर लिखें 0.4 और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है v2 डैश की। ये वैल्यू जरा ध्यान से लिख लेनी है क्योंकि बाद और जल्दी में गलती भी हो सकती है। चेक कर लेते हैं कि m1 की वैल्यू 0.2 है, इसकी 0.4, पहली वेलोसिटी 20, दूसरी -5, यहाँ पर 0.2 v1 डैश की 6 और दूसरी v2 डैश निकालनी है, लेकिन 0.4 मैथ्स क्लियर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 0.2 को 20 से यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आंसर आता है जी 4, प्लस आगे 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर आता है 2, लेकिन इसके साथ है माइनस यानी -2, और 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर आता है 1.2, प्लस 0.4 और मल्टीप्लाई बाय v2 डैश। अब ये 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 क्या आंसर आएगा 2, ये 1.2 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 2 - 1.2, और ये 0.4 अभी इसको एज इट इज ऐसे ही लिख लें v2 डैश, तो 2 में से 1.2 माइनस कर दें, 2 - 1.2 मेरे पास आंसर आता है 0.8। इस 0.8 को 0.4 से डिवाइड करना है, कर दें तो v2 डैश की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0.8 को हमने डिवाइड करना है 0.4 के साथ, आंसर आता है 2 यानी 2 मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है वो साल लिखें। v2 डैश बेटे आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा आज का लास्ट था, देखने में ज़रा लंबा लग रहा था लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो ये इजीली आप कर सकते हैं इसको। तो ये थे बेटा आज के सारे न्यूमेरिकल्स। तो आपने बेटा, मैं फिर आखिरी बात वही होती है कि जब आप न्यूमेरिकल्स समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो तो आपको समझ किसी हद तक आती है, लेकिन जब तक आप अपने हाथों से नहीं करते तो तब तक आप मुकम्मल समझ नहीं आती। तो ज़रूरी है कि आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को अपने हाथों से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इसको फिर बेहतर तरीके से मजीद अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।